बच्चों, मैंने आपको पहली व्याख्या तक पढ़ा दी थी। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बलिहार। बलिहार। अब आगे देखो, वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की बेटा ये मिसप्रिंट आ रहा है इसमें, देखो की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करवाएं और उन्हें कहरा पढ़ाना भी पाप समझे। शीला और विजया आदि कौन थी? वे स्त्रियां थी या नहीं थी? बड़े बड़े पुरुष कवि से आदृत हुई या नहीं हुई? षाडगर्धर पद्धति में उनकी कविताओं के नमूने हैं या नहीं है? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद रचना उद्धत है, वे क्या अपढ़ थी? जिस भारत में कुमारियों को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हाथ गूंथने और पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अब देखिए, मतलब कवि कहना चाह रहा है कि पहले के ज़माने में भी स्त्रियां कुछ तो पढ़ी हुई थी, तभी तो हमारा समाज चला। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते हुए घंटों पांडित्य करके प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र को हरा दे। मंडन मिश्र की सह धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, मतलब कि तारीफ की है इसमें कवि ने। इन सभी जो अत्रि की पत्नी है, गार्गी की पत्नी है और मंडन मिश्र की पत्नी, इन सभी की उन्होंने तारीफ की है। इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, न कि वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचरण स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट का मतलब होता है विष, जहर के समान, और पुरुषों के लिए पीयूष, अमृत का घूंट बताया है। तो ये कहना है कि ये ऐसा किस कवि ने कह दिया आपको कि अगर हम स्त्रियों को पढ़ाएंगे तो कालकूट बन जाएगा, विष के समान हो जाएगा, और पुरुषों को पढ़ाएंगे तो साहब अमृत हो जाएगा। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। ऐसी ही दलितों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रख करके भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए, इन्होंने बताया, मान लीजिए पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होती, तो न सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत भी नहीं समझी गई। अब तो है, मतलब कभी कह रहा है कि उस समय नहीं समझी, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत है, अतः पढ़ना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदर्शों, प्रणाली को तोड़ दिया या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। कवि कहना चाह रहा है कि आपने बहुत सारी परंपराएं ऐसी है जिनको तोड़ दिया, तो चलो इस चाल को भी तोड़ दे, अर्थात स्त्रियों को पढ़ाने की परंपरा को भी तोड़ देना, नहीं पढ़ाने की परंपरा को तोड़ना चाहिए और अब उन्हें क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी, उन्हें पढ़ाने की आज्ञा नहीं थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तराखंड के 53वें अध्याय में पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत के अंदर लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ में श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में नहीं था। उसके प्राकृत में होने का प्रमाण भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मणी जी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अपढ़ या अल्पज्ञ होने या गंवारपन का सूचक नहीं है। पुराने ढंग से पक्के सनातन धर्मावलियों की दृष्टि में तो नाटक की अपेक्षा भागवत का महात्म बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उसमें से कोई यह कहे कि सभी प्राच्यकालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणाकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। अब देखिए, उससे भी समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। कवि कहता है कि यदि स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ मानते हैं तो पुरुषों को भी ऐसा ही मानना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस देना आदि ये सभी पढ़े लिखे के ही परिणाम
हो तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। कवि का ये मानना है कि स्त्रियों को पढ़ाना गलत नहीं है, उन्हें पढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा मानते हैं तो पुरुषों को भी नहीं पढ़ाएं और सारे स्कूल और कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए। परंतु विक्षिप्तों बात व्यतीतों और गृहस्थों के सिवाय ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत से कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता का वर्णन किया है? क्या वह यह कहती है कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा बहुत अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकुर गए, यानी कि गंधर्व विवाह करके मुकुर गए थे, तो इसलिए आप गलत नहीं कहती है। नीति न्याय सदाचार धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्भाग्य कहा, उसी ने परित्यक्त होने पर भी सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा, ये आपको बताया गया इस श्लोक के अंदर। वाचिस्वा मदन मत्स्य स राज ब्रह्मो शुद्धातिमति यत्स सक्षम है माँ लोकवादय श्रवणदहसिह श्रुतम त्वक्तिस्व दृश्य कुलस्य। कि मतलब इसमें बताया गया कि स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ नहीं है, बल्कि वह उनके कुल का नाश नहीं करती बल्कि कुल को आगे बढ़ाती है। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आंख में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी है, इस पर भी लोगों की बात सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है अथवा क्या यह तुम्हारी विद्यता या महत्ता को शोभा देने वाली है? सीता जी कहती है कि आपने एक धोबी के कहने पर मुझे छोड़ दिया, तो लो मैं तो सच्ची हूँ, इसलिए मैं आग में कूद कर अपना प्रमाण देती हूँ। अब आप अपनी बात को कैसे सिद्ध करेंगे, ये कीजिए। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर के उसके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की मनावधि महर्षियों के धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाली रानी को बताया है। नरपस्य वर्णाश्रम पालनम यतः स एवं धर्मो मनुना प्रणीतम। सीता की धर्मशास्त्र ज्ञाता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने कह दिया। मन्यु भरिए गजते में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया उन्होंने, और मतलब अतः शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली स्त्री का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। कवि कहना चाह रहा है कि पढ़ने लिखने से किसी का भी अनर्थ नहीं हुआ, न होगा, न कभी होने वाला है। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होता है, पढ़ो और पढ़ो लिखो दोनों से भी होता है। अनर्थ दुराचार पापाचार के कारण होते हैं। वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देख कर जाने भी जा सकते हैं। अतः स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। कवि ने कहा है कि स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। आगे देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अनभिज्ञ नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जानबूझकर भी ऐसा चाहते हैं। मुमानियत का मतलब है रोक, मना करते हैं। कहने का मतलब समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय है। कवि कह रहा है कि समाज की दृष्टि में ऐसे लोगों को अपराध देना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने वाले यानी मतलब अनपढ़ रखने का उपदेश देना समाज के लिए अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना बताया गया है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। देखिए दूसरी व्याख्या आपकी शुरू हो गई। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत होता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्री को पढ़ाना अनर्थ समझता है तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। यहाँ पे आपकी व्याख्या एंड हो रही है, मैंने पेंसिल से आपको बता रखा है। लड़कों की ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? पुरानी बुरी प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाए? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों
कि शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए, घर में देना चाहिए, स्कूल में देना चाहिए, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए। जी में आए जो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है, गलत है। तो देखिए स्त्रियों के बारे में कितना विचार चला है कि कैसे पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, कौन से विद्यालय में पढ़ाएं, ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। तो कवि का मेन उद्देश्य ये है कि स्त्रियों को पढ़ाएं। और आज भी हमारा जो देश है वो शिक्षा पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, और यहाँ तक कि अब जागरूक जनता, जो जागरूक लोग हो गए हैं, वो महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए कवि के साथ साथ मेरा भी यही मानना है कि एक शिक्षित महिला ही पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने पे जोर दें। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर पूरा करवा चुकी हूँ मैं। अब देखिए कठिन शब्द दिखाई दे रहे हैं, आप इन कठिन शब्दों को पढ़ें और समझें, इनके अंदर आपके अर्थ छुपे हुए हैं। इससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको बच्चों समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने आपको सारे मीनिंग डाल दिए। धन्यवाद।